आकाश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और अब मैं चाहती हूँ कि एक छोटे से परिचय के साथ में जल्दी से इस कार्यक्रम को आज हम शुरू करते हैं। तो आकाश एकलव्य संस्था के साथ में लंबे समय से काम कर रहे हैं। एकलव्य संस्था के बारे में आप सभी जानते होंगे। मैं सिर्फ एक रिकैप देना चाहूंगी कि यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। ऐसे मार्ग तलाशने की कोशिश कर रही है कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो सके। और आकाश लंबे समय से नेटवर्किंग और फंड रेजिंग जैसे मसलों पर काम करते रहे हैं। अलग अलग संस्थाओं में उनका काम करने का लंबा अनुभव रहा है। और आज हम ऐसा विषय लेकर के आए हैं और आकाश को इसलिए चुना है इस सब विषय पे बात करने के लिए क्योंकि उनका अनुभव हमारे बहुत काम आएगा। तो आकाश, आपका स्वागत है। और थैंक यू। बिना देर किए हुए हम जल्दी से समझ शुरू करना चाहेंगे और सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फंडर के साथ में या फंडर तक पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, या हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि नेटवर्किंग करने के कौन से सबसे आसान तरीके होते हैं। या थैंक यू वेरी मच जूही जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और शायद इससे मैं जो एकलव्य के साथ मेरा अनुभव रहा है और हमारे जो दर्शक यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, तो इन सभी को मेरे जो अनुभव है या मेरा जो काम है वो हेल्प करेगा। तो आपका सवाल, तो पहले सवाल का एक्नॉलेज करूंगा कि काफी अच्छा सवाल रहा है। और बेसिकली मैं जिस संस्था के साथ काम कर रहा हूँ, एकलव्य इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन, तो बेसिकली हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रास रूट लेवल पे काम करता है। उच्च शिक्षा पे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए। जी। तो इस सवाल का अगर आंसर मुझे देना है तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे कंपोनेंट है उसमें। तो पहला जो आता है वो नेटवर्किंग इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं बेसिकली डेवलपमेंट सेक्टर के रिलेटेड। जैसे लाइक मैं जहाँ से पढ़ा हूँ, इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट ISDM से, तो वहाँ पे DODM करके एक इवेंट होता है। वहाँ पे ढेर सारी एनजीओज जो रहती है ओवरऑल इंडिया से वो आते हैं। तो इसमें कोई फाउंडर्स होते हैं या फिर उनके प्रोग्राम मैनेजर्स या टीम से बहुत सारे लोग होते हैं। और दूसरा चीज़ ये भी है कि इसमें कई सारे जो डेवलपमेंट सेक्टर में वर्क्स कर रहे होते जो प्रोफेशनल्स है या फिर जो अनुभवी व्यक्ति है जो बेसिकली इसमें आते हैं, जिन्होंने कई सारी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे लाइक JSW फाउंडेशन हो गया, जी प्रेम जी फाउंडेशन हो गया, या फिर टाटा ट्रस्ट हो गया, तो इनके साथ काफ़ी समय एज अ फुल टाइम काम किया है अलग अलग डोमेन में, या फिर अलग अलग कंपोनेंट इन्होंने उस क्षेत्र में संभाले। तो ऐसे काफ़ी सारे अनुभवी व्यक्ति आते हैं, तो उससे एक नेटवर्किंग हो जाता है। और इस नेटवर्क से फिर हम फंडर तक पहुंच सकते हैं। कि जैसे लाइक हम एजुकेशन में काम करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि जो अलग अलग डोमेन में काम करते हैं। कोई लाइवलीहुड में काम करते हैं, कोई यूथ एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट में, ऐसी कई सारी एनजीओ काम करती है। तो जब हम नेटवर्क करते हैं तो एक डिस्कशन वहाँ पे होता है, और उस डिस्कशन से हमारा जो पेन होता है रिलेटेड टू फंडिंग के रिलेटेड हो या फिर फंडर तक कैसे पहुंचे, तो ऐसी जो पेनफुल बातें होती है वो वहाँ पे शेयर की जाती है और एक दूसरे को हेल्प किया जाता है। तो उससे काफी नेटवर्किंग बिल्ड हो जाता है। कॉन्फ्रेंसेस से कई सारे लोगों का कॉन्टेक्ट्स वगैरह मिल जाता है, जिसमें कई सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले CSRs भी होते हैं, या फिर कई मदर एनजीओज भी होती है जो जिससे हमें कॉन्टेक्ट मिलता है। और कई सारी मदर एनजीओज ऐसी है कि जो खुद के ऑर्बिट प्रोग्राम है, एक्सेलेटर प्रोग्राम है, या फिर फेलोशिप्स चलाते हैं, जिससे फेलोशिप से एक और घना नेटवर्क हो जाता है कि एक फंडर, एक एज अ फाउंडर, को फाउंडर को भी उनका कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए बहुत सारे गाइडेंस जरूरी होता है। तो नेटवर्किंग इन द सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ फंडिंग के लिए, लेकिन जो फाउंडर का कैपेसिटी भी होता है उसको भी बिल्ड करने के लिए। अगर फाउंडर लोगों का कैपेसिटी बिल्ड होता है, कोर टीम का कैपेसिटी बिल्ड होता है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का कैपेसिटी बिल्ड होता है। तो नॉट इन टर्म्स ऑफ ये कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ फंडिंग के लिए, लेकिन अदर चीजों के लिए भी होता है, जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया या फिर डोनर मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। तो ऐसी काफी सारी चीजें और काफी सारे कंपोनेंट और फैक्टर उसमें होते हैं कि जिसके ऊपर ये नेटवर्किंग हमें महत्वपूर्ण होती है। दूसरा चीज है कि लिंक्डइन पे भी काफी प्रोफेशनल नेटवर्क है। ज्यादातर मैं लिंक्डइन पे लोगों पे कनेक्ट करता हूँ, और कई सारे लोग जो है वो लिंक्डइन पे मुझे अप्रोच करते हैं, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ फंडिंग के लिए, लेकिन कोई कोलैबोरेशन करना चाहता है, पार्टनरशिप करना चाहता है, जिसके थ्रू ये पार्टनरशिप हम 1-2 साल लोगों के साथ करते हैं, या फिर पार्टनरशिप के थ्रू और कनेक्शन हमें मिलता है, हमारी बातचीत होती है। तो
हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही है, जहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं फंडिंग को लेके, डोनर को लेके या फिर रिपोर्टिंग को लेके, तो ये सभी चीज़ें डिस्कशन में इस लिंक्डइन का जो नेटवर्क है तो वहाँ से मिलता है। और जो बाहर विदेशों का भी नेटवर्क है तो हम लिंक्डइन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिससे हमें डोनर का एक इनिशियल स्टेज में जो कम्युनिकेशन है वो हो जाता है। तो इस तरीके से फंडर तक पहुंचने का एक नेटवर्किंग लिंक्डइन अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप है, जिसमें कई सारे ग्रासरूट में ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, या कई इंस्टीट्यूशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक टाटा ट्रस्ट है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, तो ये भी ग्रास रूट में उतर के काम करती है। लेकिन वो देखते हैं कि कौन सी एनजीओज है जो ग्रास रूट में काम कर रही है, जिनका विजन मिशन हमारे साथ अलाइन होता है। और इस तरीके से भी एक पार्टनरशिप कोलैबोरेशन से हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट जब करते हैं, और प्रोजेक्ट करने के बाद जब उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखने लगता है कम्युनिटी में, उसका पॉजिटिवली जो काम है तो काम रिफ्लेक्ट होने लगता है, उसका आउटकम दिखता है। तो ऐसे कोलैबोरेशन स्मॉल पार्टनरशिप से भी काफी सारा नेटवर्क हो जाता है। फिर इससे वे लोग एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। और ऐसा कनेक्शन जब बिल्ड हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो बड़े पैमाने पे एक फंडर तक पहुंचने का जो नेटवर्क है वो बिल्ड हो जाता है। क्योंकि लोग जब हम पार्टनरशिप से कनेक्ट होते हैं, नजदीक से काम देखते हैं, जब ग्रास रूट का काम नजदीक से देखते हैं, तो लोगों को बिलीव हो जाता है कि नहीं, सही में ये काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, और लोगों के लाइफ में इसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो क्यों ना हम ऐसे एनजीओस को एक थोड़ा सा सपोर्ट हो। और हर लोग एक सपोर्ट की भावना से आते हैं कि एक दूसरे को अगर सपोर्ट करेंगे तो काफी सारी चीजें और काफी सारी दिक्कतें आसानी से हल हो सकती है। तो ये भी एक माइंडसेट नेटवर्किंग से कोलैबोरेशन पार्टनरशिप जब करते हैं तो इसमें फंडर तक पहुंचने का एक नेटवर्किंग हो जाता है। दूसरा बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो रिसर्च और डोनर मैपिंग होता है। जैसे कि लाइक बहुत सारी एनजीओज है जो अलग अलग डोमेन में काम करती है। जैसे एकलव्य का काम हायर एजुकेशन में है, तो एजुकेशन के वाइज जो सीएसआर है, तो कौन से ऐसे सीएसआर है कि जो जैसे लाइक हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड चाहिए, या फिर यूथ एम्पावरमेंट के लिए फंड चाहिए, या फिर डिजिटल लिटरेसी के ऊपर कई ऐसे सीएसआर है कि जो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो सीएसआर का अलग तरीके से क्राइटेरिया भी होता है। तो इससे जब हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं तो उसमें हमें दिखता है कि कौन सा सीएसआर है जो सीएसआर हमारे डोमेन के साथ अलाइन होके हमें उसका हेल्प हो सकता है। तो जब हम इसका रिसर्च भी करने लगते हैं, तो जैसे सीएसआर बॉक्स जैसा एनजीओ हो गए जो बड़े पैमाने में काम करता है, तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स है कि जिन प्लेटफॉर्म्स में जाके हम इस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं जो हमारे साथ अलाइन हो सकता है। उसके बाद जो इंडिविजुअल डोनर्स मैपिंग है तो वो भी करना बहुत जरूरी होता है, जिसे हम रिटेल डोनर्स कहते हैं। एक कम्युनिटी क्राउड फंडिंग के भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स है कि जो जब हम ग्रास रूट में काम करते हैं तो कई लोग हमारे साथ में बिलीव रखते हैं, जो कम्युनिटी से पीपल्स आते हैं और जिनका कम्युनिटी पे और काम पे विश्वास होता है। तो ऐसे भी लोकल जो नेटवर्क्स होते हैं तो वो भी काफी हेल्पफुल होते हैं। तो इसका भी प्रॉपर रिसर्च। और दूसरा चीज है कि कई सारे इवेंट्स होते हैं, पिचिंग इवेंट्स होते हैं। जैसे कि एज एन एकलव्य हम डॉल्फिन टैंक में हमारे काम को रिप्रेजेंट किए थे। एसवीपी सोशल वेंचर पार्टनरशिप पुणे के जो ब्रांच है वहाँ पे हमने हमारे कुछ कलीग्स जो थे उन्होंने वहाँ पे एकलव्य को पिच किया था। तो इससे भी काफी सारा कनेक्शन बढ़ जाता है। और जैसे ही कि जो पिचिंग इवेंट्स होते हैं तो इस पिचिंग इवेंट्स में हमें एक बेहतर तरीके से नेटवर्क्स मिल जाता है, हमारा काम रिप्रेजेंट करने का हमें मौका मिलता है। और डोनर तक पहुंचने का मतलब सिर्फ फंडिंग मिले या फिर उनका कुछ हेल्प हो, ऐसा ही नहीं। लेकिन एक विश्वास जो होता है काम के ऊपर, और जब हम काम कर रहे तो उस काम को अक्नॉलेज करने का एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है या प्लेटफॉर्म है। तो ऐसी कई कई सारी चीजें हमें ऐसे नेटवर्किंग से मिलती है। दूसरा चीज है कि जैसे कि लाइक अगर कोर टीम होती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर फाउंडर्स लोग होते हैं या लीडरशिप टीम होती है, तो कई सारे लोग होते हैं कि जो अलग अलग इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए या फिर अब्रॉड से पढ़े हुए। जैसे हमारे फाउंडर अभी वो जर्मनी में है, और जी। उनको काफी सारा रिकग्निशन मिला है, मिस्टर राजू केंद्रे जी को, कि जैसे इसी काम को लेके फुट अंडर 30 में हमें नवाजा गया है। इको इंग्रीन जैसे फेलोशिप है या ट्यूनिंग फेलोशिप है।
तो जैसे हम पढ़ते हैं या फिर कहीं भी फेलोशिप्स में एज अ फेलो करके काम को लेके ही रिप्रेजेंट कर रहे, तो उस टाइम में एक अलग सा नेटवर्क बनता है कि जिस नेटवर्क से हमें फंडर मिलते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन को एक दिशा देने के लिए जो मेंटरशिप चाहिए होती है, तो वो हम्म। मेंटरशिप भी एलुमनाई नेटवर्क से मिलता है। जैसे मैं अभी आईएसडीएम में पढ़ा हूँ, तो डीओडीएम जैसे जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसका एक्सेस एज ए एलम मुझे होता है, मैं पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें एलिजिबल होता हूँ। या फिर जब मैं आईएसडीएम में था, तो उस टाइम में मैंने एज अ वॉलेंटियर करके कंट्रीब्यूट किया था, तो कई सारे लोगों को मिलना हुआ, कई सारे स्पीकर जो उनके अनुभव जो रहे डेवलपमेंट सेक्टर को लेके या एनजीओ सेक्टर में जो कुछ भी चैलेंजेस फेस करते हैं, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो बिल्कुल। एलुमनाई नेटवर्क्स भी एक बहुत बड़ा हब होता है। और दूसरा चीज होता है कि पर्सनल इंट्रोडक्शन भी लोगों को देना कि जी। हम क्या काम करते हैं, हमारा काम भी हमें खुद को कम्युनिटी या फिर लोगों के सामने बताना पड़ता है कि हम हाँ। किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या काम होता है। तो इससे लोग मतलब एज अ जस्ट हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन अगर देते तो वहां से लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन जब हम काम को लेके रिप्रेजेंट करके इंट्रोडक्शन देते हैं, बात कर पाते हैं, हम्म। तो लोगों को पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में सही काम हो रहा है कम्युनिटी के लिए। तो ऐसे मेजर कंपोनेंट है या फिर हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस अभी तक रहा है कि हम इस तरीके से फंडर तक पहुंच पाए हैं। यस। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। ये जो कुछ तरीके आपने बताए ये जरूर इम्पोर्टेंट है और ये काम भी करते हैं। तो इसमें एक साथी हमारे यही पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया और कैसे किया। ये मुझे लगता है कि ये इसी संदर्भ में पूछ रहे हैं कि जो संस्थाएं जिन संस्थाओं का आपने अभी पीछे उदाहरण दिया, उन संस्थाओं ने, अगर आप कुछ उदाहरण हमारे साथ में उसी तरह दे पाए कि वो कौन से तरीके थे जिनको जिनको उन्होंने अप्रोच किया, तो यस। वो बढ़िया होगा। श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लेरिफिकेशन। तो बेसिकली सबसे पहले जब हम 2017 से काम कर रहे थे, तो 2020 में हम प्रवाह करके ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली बेस्ड है। जी। और अम, अम, तो वहाँ पे हमने एज अ हमारा चेंज लूमर फेलो करके सिलेक्शन हो गया था। हमारे जो फाउंडर है राजू केंद्रे, उनका और मेरा। तो उस टाइम में हमारा जस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग का एक पार्ट था। तो उसमें हमें हमारे कलीग से इंफॉर्मेशन मिली थी, और फिर हमने एज अ चेंज लूमर करके वहाँ पे एप्लीकेशन किया था। एप्लीकेशन करने के बाद उन्होंने हमने फिर काम को रिप्रेजेंट किया, और काम को इम्प्रेस होके उन्होंने एज अ चेंज लूमर हमें सिलेक्ट किया। उस हम्म। दौरान फिर हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम हुआ। कई सारे जो स्पीकर जो थे, जो डेवलपमेंट सेक्टर में ऑलरेडी कई लोगों ने फाउंडर का रोल निभाया है, या कई लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल निभाया है, तो ऐसे लोग आए जहाँ पे हमें उनसे उनका अनुभव उन्होंने शेयर किया। तो वहां से फिर हमारा एक कनेक्शन बना, और फिर फंडिंग के जो हमारे जो फंडर तक पहुंचने के जो दरवाजे थे, वो ओपन हो गए। उसके बाद फिर हम नज इंस्टीट्यूट, नज फाउंडेशन है, तो जिसमें एज अ फर्स्ट टाइम में हमें इंक्यूबेटर करके सिलेक्शन हुआ था, तो उसके लिए भी उनका एक एप्लीकेशन निकलता है। तो उसमें हमने अप्लाई किया था, और फिर ऑर्गेनाइजेशन का काम इंटरव्यू में रिप्रेजेंट किया था, किस तरीके से हम्म। कर रहे हो और आगे हमारा विजन मिशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन जी। को लेकर। तो ये सभी चीजें उस टाइम में हमने प्रेजेंट की थी। और फिर उसके बाद भी जो बुट कैंप्स वहाँ पे अरेंज किए गए, साल में 3-4 बुट कैंप्स हुए, तो वहाँ पे कई सारे स्पीकर आए। कई सारी एनजीओ जो थी, जो यंग लीडर्स थे, जो कम्युनिटी के लिए अलग तरीके से काम कर रहे थे, तो सभी जन हम्म। वहाँ पे आए, और एक दूसरे के विचार जो है एक दूसरे से साझा करने लगे। हम्म। स्पीकर भी जो है तो वो सेम थे कि उनका कई लोगों ने बैंक में एज अ सीनियर पोजीशन में काम किया है, या सीएसआर में काम किया है, या इंडस्ट्री में काम किया है, और फिर वहां से निकल के वो चाहते हैं कि जो यंग लीडर्स है तो उनको गाइडेंस दे के उनको बिल्ड किया जाए, कि जो हम्म। इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो बिल्कुल। इस तरीके से जो थॉट्स वहाँ पे शेयर हुए, तो उससे फिर हमारा कनेक्शन बढ़ा, और फिर हम फंडर तक पहुंच पाए। और उसी में हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन फंड रेजिंग के लिए किस तरीके से या डोनर तक कैसे पहुंचा जाए, तो ऐसे इवेंट और छोटे मोटे जो प्रोग्राम्स या सेशंस वहाँ पे अरेंज होते गए। तो वहाँ से हमें एक हमारा कैपेसिटी बिल्ड हुआ, वहाँ से हमें गाइडेंस मिला। और फिर वहाँ से गाइडेंस मिलने के बाद जैसे डोनर मैपिंग की चीज़ बोली, रिसर्च की चीज़ बोली, या फिर लोकल जो फंड रेजिंग है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से जो कम्युनिटी फंडिंग है, तो इसके कई सारे प्लेटफॉर्म्स या फिर कई सारा नेटवर्क हमारा वहाँ पे बिल्ड हुआ। तो ये दो हम्म। चार एग्जाम्पल है कि जहाँ से हम फंडर तक पहुंच पाए हैं। बिल्कुल। शुक्रिया आकाश, ये बहुत ही अहम है और इससे काफी कुछ क्लियर होता है कि
कैसे तरीके होते हैं, किस तरह से शुरुआत की जाती है। अब क्योंकि एक्लव्य को इतना समय हो चुका है और आपको खुद को भी नेटवर्किंग में इतना समय हो चुका है, तो थोड़ा सा बताएं कि जब फंडर के साथ में हमारी मुलाकात हो जाती है, हमारा एक रिश्ता बन जाता है, तो इस रिश्ते में मजबूती लाना भी जरूरी है, क्योंकि फंडर से एक बार की मुलाकात या एक बार के फंड के बाद तो रिश्ता खत्म नहीं होता। हम चाहते हैं कि वो रिश्ता लंबे समय तक चले और वो बना रहे। तो करेक्ट। आप कुछ बता पाए टिप्स टाइप थोड़ा सा, कि आपने अपने काम के दौरान किन चीजों को सीखा और उससे आपका रिश्ता मजबूत बना। या श्योर, थैंक यू फॉर ये बहुत ही सही क्वेश्चंस है और काफी सारे लोग इसको स्ट्रगल करते हैं, जैसे हम भी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन हमारा जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, शायद मैं अगर वो शेयर करूंगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा कि लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे कि फंडर तक तो पहुंच गए हम, फंडिंग भी हमें मिल गया। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि हम 10 लोगों को अप्रोच करते हैं, लेकिन उसमें से 1-2 लोग ही हमें फंड प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो लोग हमें देते नहीं, तो उनके साथ भी हमें रेगुलर कांटेक्ट में रहना पड़ता है, नॉट इन इन टर्म्स ऑफ फंडिंग के लिए, लेकिन उनका जो सेक्टर में काम करने का अनुभव रहा है, और हम्म। उनका अनुभव से हम हमारी कैपेसिटी एज अ ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी, टीम की कैपेसिटी, जो ऑपरेशंस हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका कैपेसिटी, मतलब राइट। हर इंक्लूसिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए उन लोगों का फंडिंग से भी उनका नॉलेज जो होता है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत मायने रखता है। तो फंडर के साथ जो चीजें हमने अच्छी की वही नहीं, लेकिन हमारा जो पेन भी है, या फिर हमने जो मिस्टेक्स भी की है, या मिस्टेक्स नहीं बोलते, या फिर हमारी जो चुनौतियां है, तो उसको भी हम अगर साझा करते हैं तो फंडर हमें प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो हमें जो फंडर और ऑर्गेनाइजेशन या फिर लीडरशिप के बीच में का जो रिलेशन है, तो बियॉन्ड रिपोर्टिंग और बियॉन्ड थोड़ा एक नेटवर्किंग के ऊपर देखना पड़ेगा कि हम एज ए एक रिलेशन इस तरीके से बनाए कि हम दोनों मिलके एक कम्युनिटी के लिए कुछ तो भी इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं। और हम्म। ये कड़ी को अगर हम पकड़ के रहते हैं तो ये काफी हेल्पफुल होता है। फिर जो डोनर्स भी होते हैं, तो एक डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी होता है कि जैसे लाइक ग्रास रूट में अगर काम कर रहे, तो जैसे हम काम कर रहे थे ग्रास रूट में, तो जो अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट रजिस्टर है, तो उसमें जो गवर्नमेंट के लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ वो फंडर के हेल्प के लिए ही होती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए होता है, काम के लिए, कि जितना हमने काम किया है, तो जिन लोगों ने हमें फंड दिया है, तो उनका फंड कम्युनिटी के पास या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद उस फंड का किस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट कम्युनिटी में, ऑर्गेनाइजेशन का और फंडर के लिए हो पाया है। तो इसका जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रखना बहुत जरूरी होता है, जिसमें कई है कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग अगर हमें मिलता है, जैसे कि टाटा ट्रस्ट, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, या नज का हमें जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग मिला था, तो जो फंड दिया जाता है तो उसका ईयरली एक एमओयू होता है, तो जिसको प्रॉपर पढ़ के उसी सेगमेंट से फंड का यूटिलाइजेशन होने के बाद एंड ऑफ द ईयर उसका यूसी डोनर को मिलना, उसके बाद उनका 10B का जो फॉर्म है, वो 10BD 10B का जो फॉर्म होता है वो डोनर को पहुंचना, उसके बाद एज ए इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो डोनेशन का रिसिप्ट होता है वो डोनर को देना। तो ये एक प्रॉपर कोर जो लीगल डॉक्यूमेंट का पोर्शन है, ये एक होगा। दूसरा चीज है कि जो हम ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं कम्युनिटी के साथ, उसका मंथली, क्वार्टरली और ईयरली एक रिपोर्टिंग शेयर करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जो हमारे फील्ड पे काम करने वाले जो लोग हैं, या फिर फील्ड पे जो जिस तरीके से काम हो रहा है, तो उसकी फील्ड्स की स्टोरीज, जो लोग एज अ मतलब जैसे हमारे पास रेसिडेंशियल फेलो है, या कोऑर्डिनेटर है, या फिर हमारे लोकल लीडर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो ऐसा फील्ड का स्टोरीज जो आता है वो उनके जी। साथ शेयर करना, फोटो शेयर करना, कुछ टेस्टिमोनियल्स जो है वो शेयर करना, ये बहुत जरूरी होता है। और तीसरा चीज ये भी जरूरी होता है कि जैसे मान लो कि हमने ये सब चीजें तो फंडर के साथ शेयर की है, तो जैसे कि अभी एक नया कंपोनेंट आया गया है कि हम हमारे काम के बारे में एक ईमेल पे, मतलब कई सारे लोग हैं कि जो सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ईमेल के साथ यूज टू होते हैं, तो जी। हम एज ए न्यूज़लेटर के तौर पे भी जो हम काम कर रहे हैं, तो वो मंथली न्यूज़लेटर भी लोगों के पास पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से एक भरोसा ये कर सकते हैं। दूसरा चीज हम ट्राई करते हैं कि जो लोग हमें जैसे कि लाइक कई स्टूडेंट जो होते हैं तो स्कॉलरशिप के लिए स्ट्रगल करते हैं,
तो हम्म। हम कई इंडिविजुअल डोनर्स को या फिर कई जो नेटवर्क्स में हमारे लोग हैं तो उनको अप्रोच करते हैं कि क्या आप किसी स्टूडेंट को एजुकेशन के लिए अडॉप्ट कर पाएंगे या फिर किसी को स्कॉलरशिप दे पाएंगे। तो इस तरीके से जब स्कॉलरशिप दी जाती है तो हम इवेंट्स रखते हैं यूनिवर्सिटी में, या फिर जैसे पुणे जैसा सिटी है वहाँ पे हमारे बहुत स्टूडेंट है, या फिर नागपुर जैसे सिटी है वहाँ पे स्टूडेंट है, वहाँ पे डोनर भी है। तो जब हम गैदरिंग लेते हैं स्टूडेंट का या फिर कम्युनिटी मीटअप लेते हैं तो उस टाइम में हम सभी लोगों को इंगेज करते हैं। या फिर बाहर से जो लोग इंस्टीट्यूशनल डोनेशन हमें दिया है तो कभी नागपुर में आए तो हम इन सभी लोगों को इन पर्सन फील्ड पे इंकरेज करते हैं, स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करने के लिए जी। ओपन डिस्कशन रखते हैं। कि जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट खुद का स्टोरी शेयर करता है तो एक जुनियरनेस जो आता है ग्राउंड पे तो वो डोनर को दिखता है, या फिर उससे एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, और एक जो इमोशनल कनेक्शन काम के साथ हो पाता है वो अलग चीज है। मतलब एक है कि एज हम ऑनलाइन मिल रहे हैं डोनर को सभी चीजें बता रहे हैं उस टाइम में तो अंडरस्टैंड हो रही है, लेकिन इन पर्सन आने के बाद जो फील्ड की चैलेंजेस है, जो कठिनाइयां है, तो वो सभी स्ट्रगल को लेके ऑर्गेनाइजेशन और जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं तो उनका हम्म। लाइफ चेंज करने के लिए काम करे तो वो डोनर को नजदीक से दिखता है। एक बर्ड व्यू होता है, एक जूम इन जूम आउट वाला जो व्यू होता है, तो वो एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाती है और उससे फिर हम भरोसा जीत पाते हैं कि नहीं हम सही में काम कर पाए। तो ये हमारा लीड एक्सपीरियंस रहा है कि हम जो भी लोगों ने हमें डोनेशन दिया है या हम जिनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं जिन्होंने नहीं भी दिया है, तो ऐसे सभी लोगों को हम एज अ रिसोर्स पर्सन स्टूडेंट के सामने ला पाते हैं। तो जी। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट के साथ भी एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है उनका, और स्टूडेंट को भी लगता है कि हमने कभी ऐसे मतलब जैसे कई सारे लोगों ने बैंक्स में एज अ सीनियर पोजीशन में काम किया है, या कई लोगों ने एज अ ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे आईएएस हो या आईपीएस हो, इन लोगों ने काफी सारा कम्युनिटी के लिए या फिर इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है। ऐसे लोग आके जब स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करते हैं तो उनको भी एक एस्पिरेशन जनरेट होता है कि नहीं हमारे साथ ऐसे लोग खड़े हुए हैं जिनको हम कभी जाके मिल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो ग्रामीण एरिया से आते हैं, ट्राइबल एरिया से आते हैं, जिन्होंने कभी शहर देखा ही नहीं, जिन्होंने कभी आईएएस अधिकारी या फिर आईपीएस अधिकारी देखे ही नहीं है। लेकिन जब वो लोग आते हैं बात करते हैं स्टूडेंट को तो एक दोनों का मतलब एज ए लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर टीम है वो साइड में रह के एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनके साथ होता है तो उनको भी अच्छा लगता है कि नहीं काम अच्छा हो पा रहा है और हम एक बिल्कुल। भरोसा जीत पाए। या वो भरोसा एक तरह से आपने कहा कि वो बन पाता है। तो हमारी इस बातचीत के दौरान हमारे कुछ साथी हैं जो लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं। तो इसमें एक सवाल जो आया है वो ये है कि जो फंडर होते हैं वो चाहते हैं कि जो भी बदलाव है, जमीनी बदलाव है, जिस जिस भी संस्था को उन्होंने फंड दिया है, वो बदलाव उन्हें तत्काल देखना है क्योंकि उन्हें जल्दी ही रिजल्ट चाहिए। लेकिन किसी भी बदलाव में एक लंबा समय लगता है। तो वो साथी ये जानना चाहते हैं कि ऐसे में हम ऐसी परिस्थिति अगर बन जाए तो हम फंडर को कैसे जोड़े रखें। यस, ये डेफिनेटली ये हमारे केस में या फिर हम जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम हायर स्टडी के लिए काम कर रहे थे। तो अप्रोक्सीमेट जब 12th के बाद हमारे साथ बच्चा कनेक्ट होता है तो उसको पूरा एजुकेशन का पूरा जर्नी 5 साल लगता है कंप्लीट करने के लिए मास्टर के लिए। फिर उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। तो इस दौरान हम क्या करते हैं कि हम कई बार जो बच्चे होते हैं हमारे तो उनको एज ए मेंटर की जरूरत होती है। तो जी। कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका एक्सपीरियंस अलग अलग सेक्टर में अलग अलग डोमेन में रहा है, और हमारे जो स्टूडेंट है अगर वो स्पेसिफिक डोमेन में करियर करना चाहते हैं तो हम डोनर को उनके साथ कनेक्ट करके देते हैं, या फिर उनको अप्रोच करते हैं कि हमारे पास ऐसे बच्चे हैं कि जो एआई की इसमें या फिर डेटा साइंस की इसमें करियर करना चाहते हैं और हमारे पास डोनर सेम बैकग्राउंड से है। तो हम दोनों को एज अ मेंटर मेंटीज के तौर पे मैच करके देते हैं कि जो एक दूसरे का नॉलेज एक्सचेंज करेंगे और फिर एक कनेक्शन बढ़ेगा। तो ये एक प्रैक्टिसेस हम करते हैं। दूसरा प्रैक्टिसेस है कि जैसे मैंने बताया है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसका डेली डेली तो नहीं बोल सकते लेकिन वीकली है, मंथली है या क्वार्टरली है, तो उनको अपडेट देना बहुत जरूरी होता है। दूसरा चीज है कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी इवेंट के लिए अलग अलग शहरों में जब ट्रैवलिंग करते हैं, कोर जी। टीम हो या लीडरशिप टीम हो, उस टाइम में अगर वो डोनर्स लोग वहाँ पे रहते हैं या फिर उनका एक्सेस उस इवेंट में मिलता है तो उस टाइम में हमने जो अभी तक काम किया है या फिर पिछली जो मीटिंग्स हुई है तो वो मीटिंग्स को कनेक्ट करके हमने जो काम किया है उसका जो इम्पैक्ट रहा है तो उनके साथ साझा करना या उनसे जाके मिलना, उनसे बातचीत करना। और दूसरा चीज है कि कई बार जो डोनर्स लोग हैं तो बियॉन्ड डोनेशन के ऊपर भी देखते हैं कि मतलब जैसे लाइक एसवीपी जैसा प्लेटफॉर्म हो गया या नट जैसा प्लेटफॉर्म हो गया,
तो वहाँ पे हम जो हमारा वर्क चल रहा है तो उसका जी अपडेट अपडेट भी देते हैं, और जो चैलेंजेस हम फेस करें, जो चुनौतियां हम फेस करें, तो उनके बारे में भी हम उनको मेंटरशिप के लिए अप्रोच करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो हमें मेंटरशिप मिल रही है और उनके साथ एक रिलेशन भी बिल्ड हो रहा है। तो इस तरीके से भी हम हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है डोनर से एंगेज करने का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, ये बहुत अहम था। हमारे पास क्योंकि समय की बाध्यता है और वो कम है, यस। तो यस। जाते जाते बस खत्म करने से पहले आपसे थोड़ा सा ये एक सवाल है, हमारे एक साथी का, वो भी लेना चाहेंगे, और उसके साथ ही उस सवाल का जवाब देने के बाद आप थोड़ा सा अगर आप हमें ये बता पाएं कि जब आप फंडर से कनेक्ट करते हैं, भरोसा बन जाता है, अब कई बार कुछ कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, तो उन गलतियों से वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर संस्थाओं को करने से बचना चाहिए? बहुत लंबे समय में नहीं, लेकिन आप कुछ अगर दो चार पॉइंट हमें बता पाएं कि वो उनसे कैसे बचना चाहिए। यस। दूसरा कि आपने अभी बीच में ही बात करी थी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, तो हमारे एक साथी ने यहीं पे सवाल भी पूछा है उन्हीं डॉक्यूमेंट के बारे में, दस्तावेजों के बारे में, कि फंडर आमतौर पे किस तरह की संस्थाओं के लिए दस्तावेज रखना जरूरी है। तो एक जवाब हमें चाहिए दस्तावेज के ऊपर, और एक जवाब हमें चाहिए कि कौन सी गलतियां हैं जिनसे हम बचें। यस। तो मेजर गलतियां वही होती है कि जैसे कि लाइक कुछ इंस्टीट्यूशनल फंडिंग आ रहा है कि किसके साथ आप एमओयू कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही होता है कि आपको जो फंडिंग मिली है, मतलब कई बार ऐसे हो जाता है कि इनिशियल स्टेज में जब ऑर्गेनाइजेशन होती है या ग्रास रूट पे जब वो काम कर रहे होते हैं, तो एक फाइनेंस का जो अलग से डिपार्टमेंट होता है तो वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है। तो जो एमओयूज में कंपोनेंट दिए गए हैं या फिर जो मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो उसके ऊपर ही एक्सपेंडिचर प्रॉपर होना चाहिए। तो हम्म। इससे क्या होगा कि आपका एक जो फंड यूटिलाइजेशन वाला पोर्शन है वो काफी अच्छा हो जाता है। तो हमारे साथ वही गलती हुई है कि जैसे कि फंड आया लेकिन हमारे पास स्कॉलर फॉर एग्जांपल लेते हैं अजम्पशन के तौर पे कि फॉर एग्जांपल हमें स्कॉलरशिप नहीं की स्कॉलरशिप के लिए फंड नहीं है, लेकिन हमारा दूसरा जो ऑपरेशन के लिए फंड दिया गया है। लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि नीड है कि भाई बच्चा स्कॉलरशिप मांग रहा है तो उसको हमें स्कॉलरशिप देना है। और फिर हम क्या करते हैं कि नहीं ठीक, हमारे पास हम ये नहीं सोचते या देखते नहीं है ये मूवी में कि ये फंड किसके लिए यूटिलाइज किया गया था या जी दिया गया है या फिर यूज करना चाहिए, ये हमारे जहन में नहीं होता है। हमारे जहन में ये होता है कि हमारे पास जो कुछ भी अभी फंड अवेलेबल है उससे एक बच्चे का शिक्षा का इनरोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका लाइफ जरूरी है हमें। तो इस बार ऐसे होता है तो हम फंड यूटिलाइज कर देते हैं। लेकिन जब हम डोनर को रिपोर्टिंग करते हैं तो उस टाइम में फिर हमें बहुत दिक्कत आता है कि हमने जो फंड यूटिलाइज किया है तो हमने वो क्राइटेरिया में या वो की जो एरियाज उन्होंने दिए उसमें किया ही नहीं। तो डोनेशन फिर उस टाइम में थोड़ा सा हमें दिक्कत आता है, ये गलतियां होती है। दूसरा चीज है कि एक हमारा कोर फाउंडेशन का सेटअप होना चाहिए रिपोर्टिंग का, मतलब एनुअल हो गया, क्वार्टरली हो गया और ईयरली, जो डोनर के लिए दिया जाए तो ऐसा एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि डोनर उनका खुद का रिपोर्टिंग फॉर्मेट देते हैं, तो जब हमें डोनेशन मिलता है तो हमें इनिशियल स्टेज में यूटिलाइज करने से पहले एक रिपोर्टिंग के ऊपर उनके साथ डिस्कशन होना बहुत जरूरी रहता है। उसमें काफी सारे की कंपोनेंट्स होने जरूरी होते हैं, और जो कोर टीम है जो यूटिलाइज करने वाली है या जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको उस मीटिंग्स में लेना और उस तरीके से पूरा एक थोड़ा सा उनका कैपेसिटी बिल्ड करना या फिर इंट्रो देना बहुत जरूरी होता है कि चाहे एक साल में वो फंड उसी तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए, और रिपोर्टिंग भी डे टू डे या फिर जो रिपोर्टिंग का ड्यूरेशन दिया है उस ड्यूरेशन में होना चाहिए, और उसको जी मॉनिटर भी होना बहुत जरूरी होता है। और कई बार ऐसे होता है कि बहुत तीन चार चैनल से फंड आ जाता है, और फिर तीन चार चैनल से फंड आने के बाद जो मेन पर्सन होता है उसको ही वो चीज पता होती है, लेकिन फिर अदर देन बाकी लोगों को पता नहीं होती। तो डिवाइड कर लेना चाहिए कोर टीम में ही कि मतलब हम्म। आपके पास डोनर मैनेजमेंट का एक बंदा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास नहीं है तो उस टाइम में आपको विद इन टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि कौन किस डोनर को प्रॉपर रिपोर्टिंग करेगा और एक वो डोनर का क्या रिपोर्टिंग फॉर्मेट होगा। अगर डोनर रिपोर्टिंग फॉर्मेट नहीं देते तो हमारा कोर रिपोर्टिंग फॉर्मेट होना बहुत जरूरी होता है। बहुत तो जरूरी है। ये गलतियां हमने भी की है। दूसरा चीज होता है कि जैसे कि कई बार डोनर हमारे साथ कनेक्ट करते हैं तो ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह जो डोनर के साथ होती है या जो कम्युनिकेशन होता है तो उसमें हमें सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी होता है। हमारा स्ट्रैटेजी होना जरूरी होता है कि एक तो फंड तो हमें आ गया,
प्रपोजल भी दे दिया था, प्रपोजल सैंक्शन हो गया, उसके बाद फंड आ गया, लेकिन किस तरीके से स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होती है। और दूसरी चीज होती है कि हमारे पास अगर मॉनिटरिंग इवोल्यूशन का डिपार्टमेंट नहीं भी है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन क्या ऐसी सिस्टम कर सकते हैं कि जिसके ऊपर हम लोगों को या फिर डोनर को कम समय में ज्यादा इम्पैक्ट दिखा पाए। तो ये चीजें होती है। और जब हम ग्रास रूट में काम करते हैं या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा, मतलब ज्यादातर एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो कोर लीडर लोग हैं वो ऑपरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जो हम्म। ग्रास रूट से बेसिकली काम करते हैं, लेकिन जो रिपोर्टिंग होता है तो उसमें कई सारा लैक होता है। तो उसके ऊपर एक दो लोग जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उन्हीं चीजों पे फोकस करें कि जो चीजें फंडर के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये अगर हम तीन चार पॉइंट्स अगर थोड़ा सा देख लेते हैं और उस बिल्कुल। तरीके से प्रॉपर काम करते, तो ये गलतियां सुधार सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन वाला जो कंपोनेंट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन वाला, जी। तो ये इनके कुछ डेट्स फाइनल्स होते हैं कि टीडीएस आपका उसी टाइम को भरना चाहिए, 10BD का फॉर्म डोनर्स को देना चाहिए ताकि उनको टैक्स एग्जम्पशंस जैसी चीजें जो है वो जी। मिलनी चाहिए। तो ये जो चैलेंजेस हमने फेस की थी या कठिनाइयां हमने फेस की थी या गलतियां हमने की थी, तो ये इस तरीके से हम सुधार भी सकते। और दूसरा चीज जो बोला था दस्तावेज वाला, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो फाउंडेशन है या फिर इंस्टीट्यूट है वो किस में रजिस्टर है। जैसे कि बिल्कुल। चैरिटी में रजिस्टर होता है तो चैरिटी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लायंसेस अलग होते हैं, लीगल कंप्लायंसेस जो बेसिकली डोनर रिपोर्टिंग के लिए लगते हैं। और जो फिर जो अभी हमने रिपोर्टिंग का एक कम्युनिकेशन के बारे में बताया, तो ये कॉमन कॉमन हो सकता है। और दूसरा है कि फॉर एग्जांपल आपका सेक्शन 8 में अगर कंपनी रजिस्टर है, तो उसके लिए आपको जो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी या फिर ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो CS दे सकते हैं। और कुछ प्लेटफॉर्म्स भी है कि जहाँ से आपको कुछ बुकलेट्स या फिर किस तरीके से बिल्कुल। कंप्लायंसेस होते हैं, वो चीजें भी आपको गूगल अगर सर्च करते हैं तो उसमें मिल जाएंगी, या चैट जीपीटी को भी बोलेंगे तो आपको वो पूरा कैलेंडर और वो चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। और बेसिकली लीगल कंप्लायंसेस के लिए सेक्शन 8 के लिए जिसमें हम रजिस्टर है, तो उसमें तुम्हारा ऑडिट बैलेंस शीट्स जो होना बहुत जरूरी होता है। और बैलेंस शीट्स में जो कुछ क्राइटेरियाज या फिर जो नंबर्स मेंशन किए जाते हैं, तो एक बार CS से पूछ लेना कि नंबर RS में है या 1000 में। बहुत बारीक सी चीजें होती है जो ऑडिटर देखते हैं, मतलब जो जिसके लिए भी हम पीच कर रहे हैं, तो उनके पास भी एक उनका प्री ऑडिटर का टीम होता है जो हमारे पूरे लीगल कंप्लायंसेस देखते हैं। ITR टाइम पे होना चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स है तो ये पूरे CA और CS ही करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना और ROC की जो कंप्लायंसेस होती है बेसिकली ईयर के, वो होना बहुत वो जरूरी होता है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। यस। मैं वही अपने साथियों से कहना चाहूंगी कि पिछली चर्चा में भी ये कुछ दस्तावेजों का जिक्र बार बार आया है, तो ये बहुत अहम दस्तावेज होते हैं आपकी संस्था के लिए भी और फंडर के लिए भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका। बातें ढेर सारी हैं लेकिन समय की सीमा है, इसलिए मैं आपको यस। यस। यहीं पर रोक रही हूँ। पर आप यस। हमारे साथ में जुड़े और इतनी अहम जानकारियां दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे सभी साथी जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने इतना सा हमें सुना, उसके लिए आपका भी आभार।